ठीक है, तो आपके दो तीन आपके एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपके सिलेबस में है। आपकी बुक में ये एग्जाम्पल्स एज एग्जाम्पल सॉल्व करके दिए हुए हैं आरसी चांद वाली बुक में, तो वो एग्जाम्पल्स नहीं है, वो आपके सिलेबस का पार्ट है। यू कैन चेक इन योर सिलेबस। तीन जो आपकी एप्लीकेशन है, 3 या 4 एप्लीकेशन वो आपके सिलेबस में दी हुई है, तो वो आपको करनी है, आपको उनको छोड़ना नहीं है एग्जाम्पल करके। और कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स होंगे फिजिकल सिस्टम्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये करवाने के बाद दूसरी बुक में से आपने उनको भी देख लेना है कि उनको कैसे सॉल्व कर रखा है उन्होंने। ठीक है, तो कुछ हमने स्टेप्स रीड किए थे कि कैसे हम लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं, हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे अपने सिस्टम की जो भी हमें दिया हुआ होगा, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। लेकिन उससे भी पहले हमें क्या करना होगा, हमें कोई एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट चूज करना होगा, और उन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में फिर हम जो आपके सिंपल कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनकी वैल्यू लिखेंगे, और फिर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी किस लिए लिखेंगे, हम लैग्रेंजियन फंक्शन निकालने के लिए। तो कैपिटल एल की वैल्यू हम सबसे पहले निकालेंगे अपनी प्रॉब्लम में, और उसके बाद में जो आपकी इक्वेशन में जो रिक्वायर्ड टर्म्स होंगी उनको कैलकुलेट करेंगे, और फिर उनको पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद उसका जो भी सोल्यूशन आएगा, जो भी इक्वेशन बनेगी, वही आपकी क्या कहलाएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाएगी। तो अभी जो आपका ये फर्स्ट एग्जांपल है वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, तो वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता क्या है आपका, ये देखिए यहाँ पे आपका एक स्प्रिंग का एग्जांपल ले रखा है कि ये कोई स्प्रिंग है, और जनरली क्या होता है वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में, एक पार्टिकल होता है हमारा जिसको कि हम, जिसके ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई कर देते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट। हम इस पे कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, और वो जो फोर्स होगा वो फोर्स हमेशा कैसा होगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट की तरफ वो हमेशा ही डायरेक्टेड होगा। और उस फोर्स के इफेक्ट में जो भी इसकी मीन पोजीशन होगी, आपके पार्टिकल की जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, उस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ये क्या करने लग जाता है, आपका वाइब्रेट करने लग जाता है। जैसे ये स्प्रिंग ही है, स्प्रिंग को अगर आप मान लीजिए दोनों एंड से, जो एक्स और एक्स लिखा हुआ है, एक्स और एक्स से आप क्या कर दो, इसको प्रेस कर दो, कंप्रेस कर दो। और कंप्रेस करने के बाद जब आप इसे छोड़ोगे, तो आप जितने फोर्स से आप इसको कंप्रेस करोगे, उसी के विद रिस्पेक्ट टू आप इसके अंदर क्या ऑब्जर्व करोगे, सर्टेन वाइब्रेशंस ऑब्जर्व करोगे, जो कि इसका सेंट्रल पॉइंट है ना ये वाई, इस वाई के अबाउट वो आपको कैसे ऐसे स्लाइटली वाइब्रेट करता हुआ दिखाई देगा। जो भी फोर्स आप लगाओगे, फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगी उसके अकॉर्डिंगली ये उतनी ही देर तक आपका वाइब्रेट करेगा। ठीक है, या आप सिंपली ऐसा भी कर सकते हो कि एक जो एंड है उसको आप फिक्स कर दो, और जो दूसरा एंड है उस एंड को आप स्ट्रेच कर दो बाहर की तरफ, और ये जो दिखाई दे रहा है हमें डायग्राम में, ये उसकी फिर मीन पोजीशन कहलाएगी, इक्विलिब्रियम की पोजीशन। और इसको जो हम बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करने में हमने कुछ फोर्स लगाया होगा, उस फोर्स के विद रिस्पेक्ट टू ये आपका स्प्रिंग इस तरह से, जैसे आपका ये कर्सर आपको मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, इस कर्सर की तरह से ये स्प्रिंग क्या करने लग जाएगी, आपकी वाइब्रेट करती हुई आपको दिखाई देगी। और क्योंकि ये एक ही डायमेंशन में आपकी वाइब्रेट कर रही है, हमने इसको एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में सेट किया है, तो ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही वाइब्रेट करेगा ऐसे टू एंड फ्रो। तो वो आपका क्या कहलाएगा, वन डायमेंशनल वाइब्रेशंस कहलाएंगी, और इसी को ही क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल ऑसिलेशंस भी कहते हैं। और ये हार्मोनिक ऑसिलेशंस आपके होते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहेंगे। ठीक है, और जो फोर्स जिसके इफेक्ट में ये वाइब्रेशन होती है आपकी, वो एक्चुअल फोर्स कौन सा होता है, एक तो आप बाहर से फोर्स लगाते हो, और दूसरा आपके सिस्टम में इस स्प्रिंग के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है, वो रिस्टोरिंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उस मोशन के लिए, उस वन डायमेंशनल मोशन के लिए। तो हम उस रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू को यूज करेंगे, और वो फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमेशा ही, जो भी आपकी फिक्स्ड पोजीशन होती है उस फिक्स्ड पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे या कितना डिस्प्लेस हुआ, उस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है,
और लिखते हैं हम उसको नेगेटिव साइन के साथ। किस लिए लिखते हैं नेगेटिव साइन के साथ? क्योंकि जो भी हम आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा आपके सिस्टम में। तो अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होता है, इसीलिए हम उसको माइनस साइन के साथ लिखते हैं हमेशा। रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। जैसे ये नीचे आपका लिखा हुआ है एक्सप्रेशन में, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, के क्या है वहां पे? के हमारा यहाँ पे रिस्टोरिंग कांस्टेंट है, या स्प्रिंग कांस्टेंट भी हम इसको कहते हैं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट आपका स्प्रिंग के ऊपर वैसे डिपेंड करता है, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे इसको के पुट कर दिया गया है। ठीक है, तो जो आपका फिजिकल सिस्टम था, आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि क्या फिजिकल सिस्टम है और फोर्स आपका कौन सा एक्ट करता है वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में। इस फोर्स की वैल्यू आपने लिख ली, दैट एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। ठीक ठीक है, और अभी जो आपने चीज पढ़ी है कि आप फोर्स को कैसे लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में लिख सकते हो फोर्स को, डेल्टा वी लिख सकते हो ना। एफ कैन बी रिटन एज माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, और माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी में, ग्रेडियंट में क्या चीज आती है आपकी, डेल बाई डेल आर आता है आपका, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। यहाँ पे सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट है हमारा, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, इसलिए उस डेल की जगह पे वो कोऑर्डिनेट का चेंज ही आप सिर्फ लिखोगे। इसीलिए आपने क्या लिखा है यहाँ पे, डेल वी की जगह पे डी वी बाई डी एक्स लिखा है। ठीक है, आर होता है, उस आर में आपके 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे चेंजेस सिर्फ एक ही डायमेंशन में हो रहे हैं, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो रहे हैं। इसलिए आप डेल वी को कैसे लिख सकते हो, डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हो, कि एफ कैन बी रिटन एज, वी क्या है यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है, या जिसको आप सिंपल पोटेंशियल कहते हो। तो पोटेंशियल की फॉर्म में हम फोर्स को लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप, डीवी की वैल्यू लिख लो, डीवी कैन बी रिटन एज, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस एफ इंटू डी एक्स। तो डीवी को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस एफ इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर वी इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। अब फोर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, जो आपने अभी भी फोर्स बताया कि ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जो कि एक्ट कर रहा है हमारे सिस्टम पे, तो उस फोर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा ये, के इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, हमने इस टर्म को सिंपली इंटीग्रेट कर देना है, क्योंकि इंटीग्रेट करके हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आएगी आपकी, इट विल बी इक्वल टू v, हम कैसे लिखेंगे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके, v लेफ्ट हैंड साइड में तो v आ जाएगा, v इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई 2, एंड दैट कैन बी रिटन एज 1 बाई 2 के एक्स स्क्वायर प्लस c। c क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप हमेशा कैसे निकालते हैं, आपका जो भी सिस्टम दिया हुआ होता है उस सिस्टम के जो रेफरेंस पॉइंट होते हैं, रेफरेंस लेवल पे जो वैल्यूज होती हैं आपके पैरामीटर्स की, उनकी हेल्प से हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन, ये सॉरी इंटीग्रेशन निकालते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम मान लेंगे कि जो हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसको हम रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस लेवल ले लेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन को, और उसी रेफरेंस लेवल के विद रिस्पेक्ट टू ही आपका क्या कर रहा था, वाइब्रेशन हो रहा था वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में। तो उस रेफरेंस लेवल पे एक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0 होगी, और उसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, 0 होगी। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 वी विल बी 0। इसको पुट करके आप यहाँ से c की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की। तो c 0 हो गया, तो 0 यहाँ पे पुट कर देंगे हम, और पोटेंशियल एनर्जी क्या बच जाएगा हमारे पास, v विल बी इक्वल टू 1 बाई 2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली आपने अपने सिस्टम की। इसके साथ ही हमने काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। काइनेटिक एनर्जी हम मास मान लेते हैं कि हमारी जो स्प्रिंग है, जो हमारा पार्टिकल है, उसका मास m है, और कितनी डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस के ऊपर हमने उसकी
पोटेंशियल सॉरी काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। तो काइनेटिक एनर्जी में डिस्टेंस नहीं आता, क्या चीज यूज होती है, वेलोसिटी यूज होती है। तो इस x के विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी क्या होगी, dx by dt होगी। तो x डॉट हम वेलोसिटी यूज कर लेंगे और m मास यूज कर लेंगे और काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे। काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 m x डॉट स्क्वायर। यहाँ पे ये जो x वेरिएबल आप लेके चल रहे हो ना शुरुआत से, ये x आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। आपने पढ़ा था कोई सिंपल कोऑर्डिनेट भी हो सकता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट, या फिर कोई दूसरा कोऑर्डिनेट भी हो सकता है। तो इस सिस्टम में आपके पास सिंपल कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, उन्हीं को ही आपने जनरलाइज कोऑर्डिनेट की तरह से यूज किया है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी निकाल ली आपने, पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, लैग्रेंजियन लिखना। तो कैपिटल L की वैल्यू लिख लोगे t माइनस b करके, दैट विल बी 1/2 mx डॉट स्क्वायर माइनस 1/2 kx स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास लैग्रेंजियन फंक्शन। अब x यहाँ पे आपका वेरिएबल है, तो और x डॉट आपका वेरिएबल है। आपकी इक्वेशन में डेल बाई डेल x अपीयर होगा और डेल बाई डेल x डॉट अपीयर होगा। तो ये दोनों ही आप कैलकुलेट कर लोगे। तो आपने पहले निकाला डेल बाई डेल x, पहली जो टर्म है इसमें x है ही नहीं, उसका जो डिफरेंशिएशन है वो 0 हो जाएगा, माइनस इसका आपने डिफरेंशिएशन कर देना है -1/2 k इंटू 2 ऑफ x, एंड सॉल्व कर लेंगे इसको। सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा -kx। ठीक, अब दूसरी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी, डेल एल बाई डेल एक्स डॉट होती है। और उसका भी क्या करना होता है, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना होता है। तो टाइम के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लिख लिया, और अंदर जो आपकी ये जो एक्सप्रेशन है इसको एक्स डॉट के विद रिस्पेक्ट टू इसका पार्शियल चेंज देखेंगे। तो वो क्या हो जाएगा आपका, इस टर्म का तो चेंज 0 आ जाएगा क्योंकि इसमें x डॉट है ही नहीं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इंटू 2x डॉट, 2 से 2 कैंसिल कर दोगे, mx डॉट हो जाएगा। और फिर से क्या कर देंगे इसको, d बाई डी टी इसका कैलकुलेट कर देंगे। तो d बाई डी टी का मतलब क्या है कि ये जो x है यहाँ पे तो 1 टाइम इसका डेरिवेटिव था t के विद रिस्पेक्ट टू, अब 2 टाइम्स इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो d स्क्वायर x बाई डी टी स्क्वायर, जिसको आप क्या लिख सकते हो, x डबल डॉट लिख सकते हो। तो आपने दोनों टर्म्स कैलकुलेट कर ली हैं। अब लैग्रेंजियन इक्वेशन में इसको पुट कर दोगे। जितने भी आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं उतनी ही आपकी इक्वेशन निकल के आती है। यहाँ पे एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपके सिस्टम की, इसलिए एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी आपकी 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में। तो इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दीजिए। फर्स्ट टर्म क्या है, mx डबल डॉट है, फिर माइनस का साइन, और जो वैल्यू हमने इसकी लिखी थी वो नेगेटिव साइन के साथ थी, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो mx डबल डॉट प्लस kx इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम इस तरह से सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं। पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या बनेगा, x डबल डॉट प्लस k बाई एम एक्स इज इक्वल टू 0। और यही क्या है, आपकी रिक्वायर्ड लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, और कई सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी पूछ लिया जाता है आपसे। तो स्पेशली अगर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपसे पूछते हैं तो वो आपको कैसे निकालना है, आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी है 11th क्लास में, आई थिंक आपने रीड की होगी ऑसिलेशंस में, वो क्या थी आपके, देखो नीचे लिखी हुई है, एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो ओमेगा स्क्वायर अपीयर हो रहा है, इसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, टाइम पीरियड निकाल सकते हो। सबसे पहले ओमेगा स्क्वायर लिख लोगे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और इसकी हेल्प से आप टाइम पीरियड निकाल लोगे। ओमेगा विल बी इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम, और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी के बराबर होता है, या टी हमारा 2 पाई बाई ओमेगा के बराबर होता है। तो वहां से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, एंड टी कैन बी रिटन एज 1 बाई टी की वैल्यू आपकी इस तरह से होगी। तो उसमें इसको आप सॉल्व कर लोगे, उल्टा कर दोगे इसे, टी बाई 2 पाई, तो अंदर क्या हो जाएगा, एम बाई के हो जाएगा, और टाइम पीरियड कैन बी रिटन एज 2 पाई अंडर द रूट एम बाई के। एम आपका मास है और के स्प्रिंग कांस्टेंट था। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब ये जो आपने सॉल्व की या इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली, ये आपने किसकी मदद से निकाली,
लैग्रेंजियन इक्वेशन की हेल्प से आपने निकाली। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में ये आपने कैलकुलेट की, लेकिन आखिर में जो रिजल्ट आया वो कैसा था आपका? बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट था जैसे हम फिजिकल सिस्टम को सॉल्व करके हमने पहले निकाला था। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको सिर्फ ये चेक करने के लिए या ये देखने के लिए है कि हाँ, हम इस तरह से भी अगर अपने सिस्टम को सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके की इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी निकल कर आती है। ठीक है, तो जो इसको हम जनरलाइज करके जो आपके कॉम्प्लेक्स सिस्टम होंगे जिनकी हम बात कर रहे थे कि जिनको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं न्यूटन सेकेंड लॉ की हेल्प से, वहां पे हम इसको इजिली अप्लाई कर सकते हैं और एंड में जो रिजल्ट आएगा वो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है भाई, तो ये आपका सबसे पहला एग्जाम्पल था एंड सबसे सिंपल एग्जाम्पल था। सेकंड भी हमारा वन डायमेंशनल ऑसिलेशन का ही एग्जाम्पल है, लेकिन उसमें हमने क्या लिया है, आपका स्प्रिंग के बजाय एक सिंपल पेंडुलम लिया है। ठीक है, तो एक सिंपल पेंडुलम के अंदर हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ये हमारा सेकंड एप्लीकेशन है, और ये सेकंड एप्लीकेशन भी हम अभी करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे हम सेकंड एप्लीकेशन को? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी सिंपल पेंडुलम होती कैसी है। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होती है हमारी किसी लेंथ की, तो एल लेंथ की कोई इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब समझ रहे हैं आप क्या होता है? उसको हम फोर्स लगा के उसकी लेंथ को बढ़ा नहीं सकते हैं, वो मतलब होता है इनएक्सटेंसिबल का मतलब कि एक्सटेंड ना हो सके, वो इजीली एक्सटेंड ना हो सके। ठीक है, तो इस तरीके की हमारी एक स्ट्रिंग होती है और उस स्ट्रिंग के एंड पे जो एक तो हो गया फिक्स्ड एंड और दूसरा जो फ्री एंड होता है वहां पे एक पॉइंट मास हमने लगाया हुआ होता है, और उसको हम बॉब भी कहते हैं सिंपल पेंडुलम के केस में। तो एक पॉइंट मास उसके एंड पे लगा हुआ होता है और इसको हमने सस्पेंड किया हुआ था इस तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊपर इसको फिक्स कर दिया और नीचे हमने इसको ऐसे सस्पेंड कर दिया। और फिर इसके बाद में जब इसके ऊपर कोई भी फोर्स हमने नहीं लगाया हुआ होता उस वक्त तो ये कैसे रहता है, इस स्टिल पोजीशन में रहता है, एस ए जो आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर हम इसको ऐसे एक्सटेंड कर दें, जो ये पॉइंट मास है, इस पॉइंट मास को ये जो मीन पोजीशन है इससे थोड़ा सा हम ऐसे डिस्प्लेस कर दें, जैसे ये थीटा एंगल से हमने क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया। अब डिस्प्लेस करने के बाद जब आप इसे छोड़ोगे, जब आप इसे रिलीज करोगे तो ये बी से कहाँ पे आएगा, ए पर आएगा। ए पे आने के बाद इससे क्योंकि जो भी आपने फोर्स लगाया था एक्स्ट्रा फोर्स, उसके इफेक्ट में ये थोड़ा सा ऐसे लेफ्ट साइड में चला जाएगा। लेफ्ट साइड में आने के बाद ये फिर से ए पे आएगा और फिर से जो भी इसके पास एक्स्ट्रा एडिशनल फोर्स होगा उसके इफेक्ट में ये फिर राइट में चला जाएगा। तो इस मीन पोजीशन के अबाउट ये ऐसे क्या करने लग जाता है, ऑसिलेट करने लग जाता है। और उस ऑसिलेशन के लिए ही आपको क्या लिखनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन आपने लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे x और y लेने की बजाय हम क्या लेंगे, थीटा को हम लेंगे एज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो और ये जो आपकी पोजीशन है ना एस ए, यहाँ पे आपकी बुक में ओ ए लिखा हुआ है, तो उससे आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा इसके डेरिवेशन में, इस पॉइंट को हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो ओ ए के अलोंग या एस ए के अलोंग हमने क्या मान लिया कि ये हमने ऐसे सस्पेंड किया हुआ है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इन इक्विलिब्रियम पोजीशन हम कहते हैं कि ये जो हमारा मास है, पॉइंट मास, ये आपकी कोई भी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो गया, इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से एल डिस्टेंस के ऊपर आपका रेफरेंस पॉइंट है, और इस रेफरेंस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू आप चीजों को देखोगे कि आपका जो पॉइंट है वो कैसे मूव कर रहा है, पॉइंट मास ए के विद रिस्पेक्ट टू। और ए कहाँ पे है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इसकी जो लेंथ है सिंपल पेंडुलम की लेंथ क्या ली हुई है हमने, एल ली हुई है, स्मॉल एल। तो एल डिस्टेंस बिलो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से एल डिस्टेंस बिलो आपका रेफरेंस पॉइंट है। और इस रेफरेंस पॉइंट से जैसे कोई ये एक पोजीशन होगी डिस्प्लेस्ड पोजीशन, तो डिस्प्लेस्ड पोजीशन होगी बी से, जब ये बी से ए तक आता है तो ऐसा अपीयर होता है कि हमारा जो मास है ये इस सी से लेके एस, जो वर्टिकल डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सी से लेके ए, एस नहीं ए, सी से लेके ए तक कैसे फॉल किया हो, फ्री फॉल किया हो आपके ऑब्जेक्ट ने। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ये जो मास आपने लगा रखा है ये मास है।
तो इस फ्री फॉल के विद रिस्पेक्ट टू तो आप क्या लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखोगे, ठीक है। और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ए के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी हम 0 मानेंगे, और जब हमने इसे डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेस करने के बाद जब ये यहाँ से यहाँ तक मूव करके आया, उस समय इसने कितना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया, उस वर्टिकल डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट टू हम क्या लिखेंगे, इसकी काइनेटिक सॉरी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। और उसी मोशन के दौरान इसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी, जैसे थीटा हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, तो थीटा डॉट की विद रिस्पेक्ट टू जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी हम सीधे सीधे यूज कर लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक सिचुएशन आपको समझ में आ गई कैसी है। हमारी एल लेंथ है हमारी स्ट्रिंग की, और हमने क्या कर लिया है, किसी इंस्टेंट पे हमने मान लिया कि वो इस तरह से थीटा एंगल बना रहा है, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पर इक्विलिब्रियम पोजीशन से थीटा एंगल बना रहा है। किस तरह से, ये ए एस बी या ओ होगा तो ए और बी जो एंगल है वो कैसा है, हमारा थीटा है, ठीक है। और पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखनी है आपने, अभी भी मैंने बताया, इस सी ए, ये जो लेंथ दिखाई दे रही है हमें वर्टिकल लेंथ सी ए के विद रिस्पेक्ट टू हमने क्या लिखनी है, पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। अब ये टोटल जो लेंथ थी, ये तो पेंडुलम की लेंथ है, एस से लेके ए तक की तो एल है, और एस से लेके सी की अगर हमें पता हो वैल्यू, तो हम सी ए की वैल्यू लिख सकते हैं। और उसके विद रिस्पेक्ट टू फिर जो आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है किसी भी हाइट पे, mgh, वो वाला फॉर्मूला यूज करके हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आसानी से लिख पाएंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, इसमें थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज करके एस सी की वैल्यू लिख लेनी है। कैसे लिखेंगे एस सी की वैल्यू, ये एल लेंथ यूज करेंगे, एस बी जो है हमारा एल, इस एल को यूज करेंगे, और ये जो एंगल है थीटा, इस थीटा को यूज करेंगे। तो इस एंगल की हम अगर वैल्यू लिखे यहाँ पे, कौन से एंगल की, कॉस ऑफ थीटा की अगर हम वैल्यू लिखे, कॉस थीटा की अगर वैल्यू लिखोगे तो ये आपका बेस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू आप आसानी से लिख पाओगे। तो अभी देखिए हम कैसे लिखेंगे इसकी वैल्यू, नीचे हमने लिख के दिखाई हुई है। काइनेटिक एनर्जी में आपको भी बताती हूँ, पहले पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं। इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी, जब वो आपका मूव कर रहा है आपका पॉइंट मास, तो वो कितना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये सी ए वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। एंड इट सिंपली अपीयर्स कि इस डिस्टेंस के अलोंग क्या हुआ हो, फ्री फॉल की हुई की है आपकी बॉडी में। तो आप उस हाइट की विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखोगे, एम जी एच, एच की जगह पे क्या यूज कर लोगे, सी ए यूज कर लोगे। एंड दैट सी ए, अभी अभी मैंने कहा था कि टोटल जो लेंथ है उसमें से एस सी जो लेंथ है उसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। एंड देन एस जो एस सी है ये कैसे लिखा जा सकता है, एल कॉस थीटा। आप कॉस थीटा की वैल्यू लिखो, एस सी डिवाइडेड बाई एल हाइपोटेन्यूज। तो एस सी कैसे लिख सकते हैं, एल कॉस थीटा ऐसे लिख सकते हैं। तो वी क्या हो जाएगा आपका, एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा। एल आप यहाँ से कॉमन निकाल दीजिए, तो एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गई आपकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके बाद हमें क्या लिखनी थी, आपकी काइनेटिक एनर्जी लिखनी थी। इन दैट काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटर्न एज 1/2 mv स्क्वायर। सिंपल जो वैल्यू होती है काइनेटिक एनर्जी की, ये क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉब या फिर पॉइंट मास कैन बी रिटर्न एज 1/2 mv स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने v तो नहीं यूज करना, हमें तो थीटा की फॉर्म में ये वैल्यू पुट करनी है। तो आपने जब ये कर्ड सरफेस के अलोंग मूव कर रही हो कोई ऑब्जेक्ट, तो उस समय आपने ओमेगा और v के बीच में एक रिलेशन रीड किया था कि भी लीनियर वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं। तो v कैन बी रिटन एज r क्रॉस ओमेगा। r वो डिस्टेंस था जिस डिस्टेंस के ऊपर किसी भी ओरिजिन के अबाउट या फिर मीन पॉइंट के अबाउट आपकी चीज ऐसे रोटेट कर रही थी। तो उस डिस्टेंस को आपने r लिया था, और ओमेगा उस पॉइंट पे आपकी एंगुलर वेलोसिटी थी, और v लीनियर वेलोसिटी, और उस लीनियर वेलोसिटी को आप r क्रॉस ओमेगा ऐसे लिख सकते हो। तो वही वाला ये फॉर्मूला आपका यूज किया है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v क्या हो जाएगी आपकी, एल ओमेगा साइन थीटा होता है यहाँ पे, और साइन थीटा दोनों अगर क्या हो
परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, आर और ओमेगा, उस केस में ये वैल्यू आर ओमेगा होती है मैक्सिमम वैल्यू। तो आर की जगह पे यहाँ पे आपके पास एल है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से आपकी ये बी की जो डिस्टेंस है ये एल है, तो आर की जगह आप एल लिखोगे और ओमेगा हो गई आपकी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी कैसे लिखी जाती है आपकी, डी थीटा बाई डी टी लिखा जाता है, इट मीन्स थीटा डॉट। तो बी जहां पे आपने लिखा है इसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, एल थीटा डॉट से रिप्लेस कर सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, 1/2 m एल थीटा डॉट का स्क्वायर, और दैट कैन बी रिटन एज एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। तो ये हो गई आपके सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी। और अभी जो आपने लिखी थी पोटेंशियल एनर्जी वी, दैट वाज mgl 1 माइनस कॉस थीटा, इन दोनों को आप किस में पुट कर देंगे, हम L की वैल्यू में पुट कर देंगे। Lagrangian function will be t minus v and it will be equal to 1/2 ml square theta dot square minus mgl 1 minus cos theta। ठीक है भाई, तो ये आपके सिस्टम का Lagrangian फंक्शन हो गया। इसमें आपका वेरिएबल क्या है, m भी कांस्टेंट है, L भी कांस्टेंट है, थीटा डॉट वेरिएबल है या फिर थीटा वेरिएबल है। तो एक ही वेरिएबल है आपके पास थीटा, तो एक ही आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी। ठीक, और उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या होगी आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन, डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल बाई डेल थीटा। तो इसको हम क्या करेंगे, अगेन एक बार थीटा के विद रिस्पेक्ट टू इसका डिफरेंशिएशन लेंगे और दूसरी बार थीटा डॉट की विद रिस्पेक्ट टू इसका डिफरेंशिएशन हम लेंगे। ठीक है, और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये आपका एक साथ इकट्ठे पुट किया हुआ है निकाल के, आप इसको सेपरेटली भी कैलकुलेट कर सकते थे जैसे अभी हमने पहले केस में किया था। तो डेल एल बाई डेल थीटा डॉट के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो आप सिर्फ इस फर्स्ट टर्म का क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन लिखोगे। सेकंड जो टर्म है आपकी, इसमें थीटा डॉट है ही नहीं कहीं पर भी, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो डेल एल बाई डेल थीटा डॉट दैट इज 1/2 m एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। तो ये जो पहली टर्म है इसका हो जाएगा आपका m एल स्क्वायर 2 थीटा डॉट, 2 से 2 को आपस में कैंसिल कर दोगे तो ये जो ब्रैकेट में टर्म लिखी हुई है सिर्फ यही होगी आपकी डिफरेंशिएशन की टर्म। ठीक है, m एल थीटा डॉट m एल स्क्वायर थीटा डॉट। उसके बाद सेकेंड टाइम हम थीटा के विद रिस्पेक्ट टू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 हो जाएगा। उसके बाद इसको अगर आप पूरा ओपन करो तो आपकी पहली टर्म क्या आएगी, माइनस mgl, जब इसे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके अंदर भी कहीं पर थीटा नहीं है mgl में, तो थीटा नहीं है तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लास्ट जो टर्म होगी ये माइनस माइनस इसको प्लस कर दोगे और mgl cos थीटा, सिर्फ इस टर्म का आपने डिफरेंशिएशन लिखना है और वो क्या होगा आपका mgl, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका साइन थीटा, एंड दैट विल बी ऑफ माइनस साइन। तो माइनस साइन थीटा लिखोगे और वो माइनस साइन थीटा से ये जो बाहर माइनस लगा हुआ है ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी दिस टर्म प्लस mgl साइन थीटा। ये माइनस और ये माइनस पहले प्लस हो जाएंगे आपके, तो यहाँ पे प्लस का कॉस थीटा आपके पास होगा, डिफरेंशिएशन करोगे माइनस साइन थीटा और वो माइनस साइन इस माइनस साइन के साथ प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब पहली टर्म में फिर से डी बाई डी टी कर दोगे, उसमें क्या हो जाएगा, थीटा डबल डॉट हो जाएगा। उसके बाद पूरी की पूरी इक्वेशन को एम एल स्क्वायर से आप डिवाइड कर देंगे, तो उसे डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या बचेगा, थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0। और इन केस अगर हमारा ये जो एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस किया था, ये बहुत ही छोटा एंगल हो, उसमें हम साइन थीटा को एंगल से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे आप, थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल, साइन थीटा की जगह थीटा लिख दोगे और इज इक्वल टू 0। यही क्या होगी आपकी लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। और जैसे आपने पिछले केस में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन लिखा था उसी तरह से आप यहाँ पे भी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन लिख सकते हो। थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल थीटा इज इक्वल टू 0, ये हमने लिख लिया आपका। इसको किससे कंपेयर करोगे, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो इक्वेशन थी उसी से कंपेयर करोगे। यहाँ पे क्या था, वहां पे ओमेगा स्क्वायर था, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जी बाई एल के बराबर हो जाएगी इस केस में। ठीक है, इससे कंपेयर कर देंगे।
डी स्क्वायर, ये होती है आपकी इक्वेशन जो आपने वहां पे पढ़ी थी, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन थी उससे इसको कंपेयर कर दिया। ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास जी बाई एल, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट जी बाई एल, एंड ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई बाई टी। टी क्या हो गया यहाँ पे, टी डैश लिख लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, एंड टी कैन बी रिटन एज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है, तो कई बार हमसे क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन लिखो सिंपल पेंडुलम के लिए, तो आपको उसमें इसको सॉल्व करके दिखाने की जरूरत होगी। और अगर नहीं पूछते हैं तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के उसको बस वहीं तक लिख के दिखा सकते हो। ठीक है भाई, तो ये हमने आज 2 इसकी एप्लीकेशंस की, और ये समझ में आ गया आपको।